Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class CS 362L Operating System Programming और Operating System Lab. कल की क्लास हमारी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो सकी. कैंपस पे इंटरनेट आई थिंक 11 बजे के बाद रिस्टोर हुआ था, सो क्लास जो है वो इस वजह से नहीं हो सकी. लेकिन क्योंकि हमारा सेमेस्टर पहले ही कर्टेल्ड है, एक थर्सडे पहले भी ऑफ हो चुका है ड्यू टू इंटरनेट और ये थर्सडे भी ऑफ हो गया, तो 2 क्लासेस आपको इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसी वीकेंड पे मैं रिकॉर्ड करके तो आपको जो 2 क्लासेस हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूं और उसका इंटरेक्टिव सेशन हम फिर मंडे को या नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह हम कर सकते हैं. बल्कि मंडे को ही कर लेंगे क्योंकि थर्सडे को फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा 2 क्लासेस का इंटरेक्टिव सेशन, तो मंडे को हम इंटरेक्टिव सेशन भी कर लेंगे. तो थोड़ा सा आपके 2 सेशन भी आ चुके हैं कैंपस के ऊपर, उनके भी कुछ प्रोसेसिंग चल रही है इस वक्त. FYP के वाइवास भी सून एक्सपेक्टेड हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी मसरूफियत है. और लेकिन इंशाल्लाह हम क्लासेस टाइम टेबल के मुताबिक कर रहे हैं अनटिल अनलेस कोई आपका इसमें लाइट चली जाती है या इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होता है कैंपस पे, तो थोड़ा सा मसला आ जाता है. अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी हैवंट मिस्ड एनी सिंगल क्लास. पूरे सेमेस्टर में कोई भी क्लास मिस नहीं हुई एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट प्रॉब्लम, एंड दैट टू एट द कैंपस. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंटरनेट की हमारे पास फैसिलिटी है. हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. तो बाकी सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपका काफ़ी आपको उसमें माइनर काम था एज़ कंपेयर टू पहली असाइनमेंट. वो काफ़ी लेंथी थी आपकी. एरिया को सिलेक्ट करना और उसके एक्शंस को सोचना एक बड़ी लेंथी टास्क है रेदर दैन जो आपने आरीज बनाई हुई हैं उनके FSAs को बनाना. तो मोस्ट ग्रुप्स के तो मुझे रिसीव हो गए थे प्रोजेक्ट्स, बल्कि कुछ बच्चों के मुझे सैटरडे को या फ्राइडे की रात या सैटरडे को भी मुझे डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया था एक ग्रुप का कि सर ये हमने FSAs डिज़ाइन कर ली हैं, इसमें अब आप हमें गाइड करें कि इसको मज़ीद इन्हेंस करना है, ज़्यादा करने हैं या कम करने हैं. सो आई थिंक फ्राइडे को शाम को या सैटरडे को मुझे, फ्राइडे को ही आई थिंक मुझे रिसीव हुए थे या सैटरडे को फर्स्ट ग्रुप के. उसके बाद मुझे संडे को भी एक ग्रुप का रिसीव हुआ, फिर मंडे को, और फिर लेकिन कुछ बच्चे थे जो कि सबमिशन वाले दिन और उससे एक दिन पहले बातें कर रहे थे. तो वीक मैंने आपको इसलिए दिया था बेटा कि आप जो है वीकेंड पे बना लें और मंडे से ईमेल करना शुरू कर दें, क्योंकि सिर्फ FSA से इसमें कोई इतनी लेंथी टास्क तो नहीं थी. 25 पॉइंट्स थे इसके, सो इट वाज नॉट अ मेमंथ टास्क. और आपने FSAs बनाना अच्छी तरह से सीख लिए हैं चैप्टर 5 में अगर आपने लेक्चर सुने हैं, और चैप्टर 4 में, 5 में, 6 में, 7 में हमने मुसलसल जी मेथड तक FSAs तो शुरू से ही चल रहे हैं ना. वो तो स्मॉलेस्ट डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, उसके बाद NFA आता है, फिर TG, फिर GTG. तो FSA इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो वही आपने बनाने थे अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट. हाँ, ये एक सवाल जिन बच्चों ने पूछे वो ठीक थे कि ये हमने सर काम कर लिया इसमें मज़ीद इन्हेंसमेंट क्या कर सकते हैं. सो दैट वाज गुड. और वो 2-3 ग्रुप्स ने मुझे संडे तक ही, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था और संडे तक भेज दिया था. तो बुध आपकी, वेडनेसडे आपकी आखिरी तारीख थी इसको ईमेल करने की. और कुछ ग्रुप्स ने क्या किया कि मुझे तो ईमेल किया लेकिन वर्दा को CC नहीं किया. तो वो आपने उसको करना था बिकॉज वो लॉग मेंटेन कर रही हैं टाइमिंग्स का. वैसे तो ईमेल में मेरे पास भी रिकॉर्ड है, लेकिन मेरे पास एक्चुअली सिर्फ आपकी क्लास नहीं होती, बहुत सी कोर्सेस चल रहे होते हैं और दूसरे सेक्शंस भी चल रहे होते हैं. कुछ पिछले सेमेस्टर के सिट-इन्स भी होते हैं, FYP भी है, और इस तरीके से बाकी तो ईमेल जो है वो काफ़ी फुल रहता है, तो उसमें लॉगिंग मुश्किल है. टर्निटिन की यही सहूलत थी जो कि UET को ईमेल की हुई, अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ. उसके जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उसके फुल हो चुके हैं, जितनी उसमें कैपेसिटी थी, तो उसमें आपकी असाइनमेंट रिसीव नहीं हो सकती. इसी वजह से आपको भी थोड़ी इनकन्वीनियंस और मुझे भी इसमें हो रही है. लेकिन मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़फ़र को एज अ टीचिंग असिस्टेंट यही टास्क दिया लॉक करने की सिर्फ, और वर्दा जो हैं उनको मैंने कंप्यूटर थ्योरी में टास्क दिया है कि वो आपकी असाइनमेंट्स
की डेट को लॉक करती जाएंगी अपने पास, ठीक है। आपने अभी कैंपस आ जाना है 2 हफ्ते बाद तो मेरे पास वो पूरा रिकॉर्ड होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने टाइम पे नहीं जमा कराई उनका जो है 2/3 मार्क्स पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो उनकी जो मार्किंग है 16 नंबर उनके ख़त्म हो जाएंगे। रात 12 के बाद जिनकी ईमेल्स रिसीव हुई हैं उनकी जो है 16 माइनस कर दें, तो 9 नंबर में से उनकी यानी 9 उनके टोटल होंगे। फिर जितने उनके क्वालिटी का काम होगा उसमें से उनको मार्क्स मिलेंगे। और ये भी इसलिए कि आप ओडीएल पे हैं, अदरवाइज़ तो इसमें ज़ीरो हो जाते हैं 17 में भी। चाहे आप 1000 स्टेट्स बना के आ गए हैं, लेकिन आपको पूरा वीक का मतलब ये है कि आप वीकेंड पे काम करें और फिर आगे मुझे आप ईमेल कर दें। आपको एक वीक पूरा इसीलिए मिल रहा है। आप 17 से पूछ सकते हैं उन बच्चों से कि उनको अगर मंडे को टास्क मिली है तो उन्होंने मुझे वेडनेसडे को आके अपडेट करना होती थी दूसरे लेक्चर से पहले। वो मुझे और वेडनेसडे को उनको नेक्स्ट असाइनमेंट मिलती थी और मंडे को उनको वीकली 2 असाइनमेंट्स थी, लेकिन आपकी एक रखी है। उनका पूरा जो रिसर्च पेपर फॉर्मेट में सेमेस्टर प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट भी हो चुका हुआ था बिफोर फाइनल, महीना फाइनल से पहले। ट्वाइस अ वीक और एक हफ्ता हमने ट्यूटोरियल का भी, 1 घंटा ट्यूटोरियल का भी रखा हुआ था जिसमें वो मेरे ऑफिस में आके बच्चे या मैं उनकी क्लास में चला जाता था। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू हुआ अदरवाइज दे कैन कम एंड कंसल्ट मी। तो आपके पास तो कहानी बहुत आसान है। उन बच्चों को ना व्हाट्सएप की सहूलत थी ना ही ऑनलाइन की, तो वो क्लास में ही टाइम लेके आते थे, सिर्फ सीआर और जीआर कैन टेक्स्ट मी और उसके अलावा नोबडी एल्स। तो आपके पास तो ओडीएल की वजह से अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है और इसमें कुछ बच्चे फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे मैंने बताया कि फ्राइडे सैटरडे संडे को 2 से 3 ग्रुप्स ने मुझे अपना काम पूरा करके भेज दिया था कि सर ये हमारी प्रोग्रेस है एंड अब इसमें हमें गाइड करें। तो मैंने उनको यही कहा था कि बेटा इट्स अ रिलेटिव ग्रेडिंग टास्क, मेरे लिहाज से आपका काम सही है, आपने अपने एक्शंस के एफएसएस बना दिए हैं, बाकी आपकी अपनी जो है वो कंपटीशन है विद इन द क्लास। तो अभी आपको जो टास्क मिलेगी इस हफ्ते वो आपने अगले वेडनेसडे को सबमिट करानी है और टास्क कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर आप बैठें तो 2 से ढाई घंटे में आप टास्क पूरी कर लेते हैं। वीक 1 की टास्क मुश्किल थी, वीक 2 की टास्क 2 आवर्स का काम था। अगर आपने 20 सेक्शंस मुझे भेजे थे, 19 भेजे थे, 20 भेजे थे, 21 भेजे थे तो आप 2-2 बच्चे हैं, 10 एफएसए एक स्टूडेंट ने बनाने थे, 10 दूसरे ने, और बहुत आसान स्ट्रिंग्स थी उसमें, या वो फाइनाइट था या इनफाइनाइट था। तो अगर 10 एफएसएज आप बनाना शुरू करें तो 5 से 7 मिनट लगते हैं एक एफएसए को डिज़ाइन करने में। तो उसको आप डिज़ाइन करके, एक स्टूडेंट ने 10 एफएसए बनाए, वो अपने पार्टनर को दे दे कि तुम चेक करो मैंने सही बनाया, गलती तो नहीं, और आप दूसरे को दे दें। अगर आपने 5 टपल साथ बनाए तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, मस्ट कंडीशन ड्रॉ करें, ट्रांजिशन टेबल डेल्टा बनाएं और उसमें आपको मल्टी पाथ, नो पाथ, एप्सिलॉन एज नज़र आ जाता है, वहीं से आपका एफएसए टेस्ट हो जाता है। तो इट टेक्स अराउंड 1 आवर और मैक्सिमम 2 आवर्स की आपकी असाइनमेंट थी और वो वीकेंड पे आपकी हो जानी चाहिए थी। बट स्टिल ओडीएल है तो मैं आपको 9 पॉइंट्स अभी भी जिन बच्चों ने मुझे बाद में भेजी है, बुध वाले दिन 12 बजे के बाद जिनकी ईमेल्स आई हैं उनकी 9 पॉइंट में से स्टिल मार्क हो जाएगी। बाकी जिन्होंने टाइम पे भेजी हैं बेटा उनकी 25 पॉइंट में से ही असाइनमेंट आपकी मार्क होगी, ठीक है। 2 सेशन आपके ड्यू हैं जो कि नहीं डिलीवर हो सके इंटरनेट की वजह से, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके रिकॉर्ड करके वीकेंड पे आपके साथ ज़रूर मैं शेयर कर लूँगा। और इससे पहले कि हम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सेशन है जो कि कर्टेल हो गया था लाइट जाने की वजह से, और 2 हैं हमारे पास ऑटोमेटा थ्योरी के। ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसलिए परेशानी नहीं है, आपके 2-3 हफ्ते साइकोमोटर इवैल्यूएशन वीक्स एक से ज़्यादा हैं उसमें ज़ाहिर है हर हफ्ते ओएस की आपकी होगी मेरे साथ शिफ्ट, तो उसमें हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ रह भी जाता है तो सिलेबस को हम वहाँ पे इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। कंप्यूटर थ्योरी की मेरी कोशिश है जितना मुमकिन हो सके इन 13.5 हफ्तों के सेमेस्टर में हम उसे पढ़ लें और फिर आपके क्विज़ेज़ जो हैं और सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है उसकी इवैल्यूएशन हो जाएगी ऑब्वियसली साइकोमोटर में और साथ ऑपरेटिंग सिस्टम लैब की भी। तो इस तरह से हम चलेंगे और अनफॉर्चुनेटली दोनों दफ़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम थर्सडे वाले दिन ही, जो हमारी 2 आवर की क्लास होती है उसमें होता है। जिस दिन रिकॉर्डेड लेक्चर देना होता है मंडे को, ऑल्दो वो मैं टाइम टेबल के हिसाब से ही लेता हूँ ताकि किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले उस दिन लाइट का इशू नहीं होता। लेकिन जिस दिन हमारा इंटरेक्टिव सेशन होता है तो उस दिन 2 बार इंटरनेट का इशू हुआ अनफॉर्चुनेटली कैंपस में। तो
हम उसे कंटिन्यू नहीं कर सके। तो अभी मैं आपसे जो है इसके अलावा ज़फ़र जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं लॉग ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सीपी असाइनमेंट्स हैं उनकी डेट्स, ठीक है? तो वो मैं आपकी अटेंडेंस लगाता जा रहा हूँ, ठीक है? और उसमें से जो लोग प्रेज़ेंट होंगे और जिन्होंने असाइनमेंट भेजी होगी उनको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन जो नहीं उसमें आ सके तो क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी सॉरी, ओडीएल में इतनी आपको मैंने रियायत दी है बेटा, पूरा हफ्ता अगले हफ्ते आके पिछले हफ्ते का वाइवा दें और अटेंडेंस अपनी लगवा के तो अपनी सीपी असाइनमेंट अगर जमा कराई हुई है तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। अटेंडेंस आप नेक्स्ट वीक आके क्लास के अंदर मुझे वाइवा दे के लगवा सकते हैं, ठीक है? उसमें यह है कि कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी करते रहे हैं कि जी सर हमारा वाइवा इधर ले लें, क्लास में हम थोड़ा शाई हैं, किसी सवाल का जवाब ना आए तो क्लास फेलोज़ के सामने बेइज़्ज़ती हो जाती है। तो बेटा क्लास फेलोज़ में बेइज़्ज़ती कोई नहीं होती, आप एक फैमिली की तरह हैं, ठीक है? डिफरेंसेस तो फैमिली के अंदर बहन-भाइयों में भी होते हैं, तो क्लास के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वैलिड चीज़ है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर किसी ग्रुप में कंबाइन हों तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ कॉमन। बट यू आर लाइक अ फैमिली तो आप इसमें शाई ना हुआ कीजिए। लेकिन मैंने उसको ये एंटरटेन इस हद तक किया है कि क्लास में आपसे दोबारा एक सवाल पूछ लिया, लेकिन पूछना ज़रूर है क्योंकि सबके लिए एक ही रूल बराबर से चलता है। अगर आपने क्लास में नहीं दिया और मुझे व्हाट्सएप पे आपने वाइवा दे दिया या ऑफिस में आके दे दिया कैंपस में, क्योंकि कैंपस ओपन है अब, तो वो फिर भी मैं काउंट नहीं करूँगा। रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीबॉडी। तो आप, हाँ ठीक है, मैंने आपसे 5 सवाल पूछे हैं, इधर मैं आपसे 1 सवाल पूछ लूँगा ऑनलाइन, लेकिन आपको प्रेज़ेंट होना पड़ेगा क्लास के टाइम पे अगले हफ़्ते और फिर आपको सवाल का जवाब कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तो आपका काउंट हो जाएगा। वेल एंड गुड। तो ये सूरत हाल है। बाकी शाई ना हुआ कीजिए क्लास के सामने। इधर आप अपनी शाइनेस को किल कीजिए ताकि जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाएँ, ऑफ़िस एनवायरनमेंट में जाएँ, तो आपको वहाँ पे फिर जो वो एक आपकी ऑफ़िस की फ़ैमिली होगी, वर्कर्स की। लेकिन ये बात याद रखिए जो आपकी फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं ना, वो आपकी यही यूनिवर्सिटी लाइफ़ तक ही होते हैं, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। और उसके बाद यू हैव कॉलीग्स कॉलीग्स फ्रेंड्स, लेकिन जो आपकी फ्रेंड्स एंड फोज बोथ गोज अलोंग। यूनिवर्सिटी में जो आपकी फ्रेंडशिप होगी वो भी दैट विल गो अलोंग एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड फोज विल गो अलोंग एज वेल। जिधर आपकी फोज होंगी वो भी दे कैरी ऑन, डेकेड्स पे कैरी ऑन करती हैं। तो आप एक फैमिली की तरह बिहेव करें और क्लास के शाई ना हुआ कीजिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल यूनिट हैं, इस वक्त भी आप एक प्रोफेशनल यूनिट हैं। आपका काम एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है? और उसमें कंपटीशन भी है। इसी तरह जब आप 1-2 साल के बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप में से कुछ बच्चे आगे पढ़ेंगे, कुछ ऑफिस एनवायरनमेंट में जॉब में चले जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको एक इसी तरह का ग्रुप मिलेगा जिसमें कंपटीशन भी होगा और आप एक फैमिली भी फॉर्म करते होंगे। लेकिन वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है, यू हैव वेरी लेस लेजर टाइम, कि यू कांट मेक फ्रेंड्स लाइक यहाँ पर होते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में। एनीवेज़ बात कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी। तो बात हो रही थी आपकी अटेंडेंस की और सीपी की। जहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास परफॉर्मेंस एक्टिविटी का ताल्लुक है, तो वो बेटा आपके पास यही ऑप्शन है कि आप प्रेज़ेंट हों या अगले हफ्ते आके आप वाइवा दे लें और अपनी असाइनमेंट मुझे ईमेल कर दें टाइम पे और अपने नंबर आप इजीली ले सकते हैं। एंड दीज आर इजी मार्क्स, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। आपको जो एक्सपेरिमेंट क्लास में कराया जाता है, आप उसकी अच्छी तरह से अ, उसको डीबग करते हैं। ज़ाहिर है जब आप उसको चेंज करेंगे, अपनी टास्क को परफॉर्म करेंगे, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ डीबगिंग। और प्रोग्रामिंग जो है वो आपको आती ही डीबगिंग से है, ज़्यादा आपकी लर्निंग डीबग करने से होती है, ठीक है? और इसमें ज़ाहिर है सिस्टम प्रोग्रामिंग है, तो हम एक बने हुए प्रोग्राम, यानी कि चाहे वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो, किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स को, तो इसमें डीबगिंग की अहमियत और भी बढ़ जाती है। बट इट स्टेज विद द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एज वेल। प्रोग्राम को क्रिएट करना आसान होता है, लेकिन उसकी जो मिस्टेक्स आप रिमूव करते हैं तो उससे आपकी काफ़ी लर्निंग होती है कि जब आपने कॉलन मिस किया है तो आपकी ये मिस्टेक होगी, जब आपने इस तरह की ABC एरर की है तो आपकी ये मिस्टेक होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डीबगिंग इज़ वेरी प्राइम, तो वो आप कंटिन्यू रखें। और just give me a minute, the door is knocking, I should check who is at the door, just give me a minute.
ओके जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, द डोर वाज नॉकिंग। एनीवेज जी, तो शुरू करते हैं जी क्लास। थोड़ा सा ओएस पे जाने से पहले कुछ कंप्लीट कर लें चैप्टर 8 में जो थोड़ी सी चीज़ रह गई थी। ऑल्दो अच्छा हाँ, आप में से इससे पहले कि मैं चलूँ, आपने वो कॉन्फ्रेंस पेपर ज़ीरोक्स का सुना? कितने बच्चों ने वो वीडियो सुनी है? ज़ीरोक्स रिसर्च लैब। किसी ने भी नहीं सुना? नो सर, बिजी थे मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट में, इस वजह से शायद किसी ने नहीं सुना। किस चीज़ में बिजी थे? सर प्रोजेक्ट बनाने में बिजी होंगे, इस वजह से छूट गया। बेटा वो तो काफ़ी मैंडेटरी था। कल अगर आपकी क्लास हो जाती तो मैंने उसमें से आपका जो है ना सीपी का वाइवा लेना था कि वेटेड ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं और आपने उस पेपर से क्या अखज़ किया। ये काफ़ी ज़रूरी है एक्टिविटी करना, एक तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट की और साथ ही कुछ ना कुछ अप्लाइड एरियाज़ से जो करंट रिसर्च चल रही है उसको देखना कोर्स के हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तो आप हैं नहीं, आप फ्रेशमैन नहीं हैं, सीनियर हो गए हैं। और जैसे जैसे आपका जो है ईयर और सेमेस्टर अपग्रेड होता है वैसे वैसे कोर्स का जो वे ऑफ डिलीवरी है वो चेंज होता चला जाता है। पहले सेमेस्टर में सिर्फ आप इंट्रोडक्शन और लर्निंग को पढ़ते हैं, फिर सेकेंड ईयर में आके आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, और थर्ड और फाइनल ईयर में तो आप इनोवेशन की टास्क पर भी आ जाते हैं। उसमें आपको गाइडेंस मिलती है, हाफ आपको टीचर ने पढ़ाना होता है और हाफ आपको वो रास्ता दिखा के, और उसमें इनोवेशन का पार्ट आपके लिए छोड़ दिया जाता है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो है ही इनोवेशन, लेकिन थर्ड और फाइनल ईयर के जो कोर्सेज हैं उसमें काफ़ी हद तक इनोवेटिव पार्ट जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग पार्ट स्टूडेंट्स के लिए होता है। लेकिन सेकेंड ईयर से आपका जो है वो पार्ट मौजूद है। चलें ठीक है, मैंने आपको टास्क दी, आपने वो सुनना था और मुझसे पूछना था अगर आपको कुछ नहीं समझ आया था वेटेड ट्रांसड्यूसर्स के अंदर। तो अगर आपने सुन के क्वेश्चंस कर लिए हैं इस हफ्ते तो ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर दूंगा, और अगर आपने नहीं सुना तो मैं यही एज्यूम करूंगा कि आपने सुन लिया और आपको पूरा का पूरा समझ आ गया। और ट्रांसड्यूसर्स की हद तक जो कि हमारा मेन थर्स्ट था इसको सुनने का, वो था ट्रांसड्यूसर्स एंड वेटेड ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, तो वो काम मैं एज्यूम करूंगा कि आपने सुन के और उसको समझ लिया। दिस इज़ माई एजम्पशन। तो शुरू करते हैं जी। थोड़ा सा कंप्यूटर थ्योरी पढ़ के फिर ओएस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, हमने मूर एंड मीले मशीन तो पढ़ ली थी। अभी देखें मूर एंड मीले की इंटर कन्वर्जन बहुत ही आसान है। आपके सामने देखें, ये हम मूर से मीले मशीन बनाएंगे। बेलो अ मूर मशीन इज़ कन्वर्टेड इनटू अ मीले मशीन बाय द एल्गोरिदम ऑफ द प्रूफ अबव। आप एल्गोरिदम मेथड होता है वे जिसको आप हमेशा परफॉर्म करके तो आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। यू कैन राइट ऑफ वन ऑफ योर ओन। कंप्यूटर थ्योरी में हर वो डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है दैट्स एन एल्गोरिदम। आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की पढ़ी, फिर आपने डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स की पढ़ी, फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स की पढ़ी, फिर ट्रांजिशन ग्राफ्स की पढ़ी, फिर जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ की पढ़ी, फिर आपने क्लीनी थ्योरम ऑफ यूनिफिकेशन में 4 मेथड यूनिफिकेशन फार्मूला सीखा, वो भी एक एल्गोरिदम की बेस बन सकता है। लेकिन हम एल्गोरिदम का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करते और किताब में भी आपको नहीं मिलेगा, ऑल्दो इन स्लाइड्स में इस्तेमाल हुआ है। कम से कम हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा डेफिनीशन और मेथड के ऊपर ज़्यादा ज़ोर होता है। एनीवेज़ आप देखें, ये मूर मशीन है, इसको मीले बनाने का आसान तरीका ये है कि आपकी जो क्यू आई की नोड होती है उस नोड के अंदर जो गेमा का लेटर है, अब क्यू नॉट की नोड में गेमा का लेटर है आपके पास 0। तो अब आप देखें कि ये यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि इसके पास इनकमिंग कोई स्टेट नहीं है। इसके पास इनकमिंग स्टेट कौन सी थी? ये
जो स्टार्ट स्टेट थी आपकी, और यहाँ पे तो आपको पता है कोई सिग्मा होता नहीं। फिर आप नोटिस कीजिए Q1 के नोड पर जो गेमा का लेटर है वो है 1, ठीक है। और अब आप देखें कि Q1 के ऊपर इनकमिंग एज कौन सा है। Q1 पे आपके पास इनकमिंग एज आ रहा था A का, तो आप देखें कि A के ऊपर वो गेमा का लेटर जो है वो चला गया, सिग्मा आई स्लैश गेमा उस नोड से निकल के उस पर चला गया है जो इनकमिंग लेटर था। अब हम Q2 को देख लेते हैं। Q2 की आप नोड देखिए, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, इसमें जो लेटर है मूर मशीन के अंदर आउटपुट का वो है 0। अब देखिए इसमें इनकमिंग एजेस कौन कौन से हैं। आपके पास एक A है और आपके पास एक B है। एक बी Q0 से आ रहा है और एक बी Q1 से आ रहा है। तो इसका आपने गेमा इरेज करके इन तीनों इनकमिंग एजेस के ऊपर अपेंड कर दिया। इसी तरह आप Q3 पे चले जाइए। Q3 की जो नोड है सेट QI का मेंबर है, इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। इसके अंदर आपके पास A और B का एज है और इस A और B के एज में आप देखें कि नोड के अंदर से वो लेटर निकल गया है और वो लेटर कहाँ पे चला गया है, वो लेटर ऊपर आपके सिग्मा आई के साथ ट्रांसफ़र हो गया। अब एक तो इसमें ये लूप बैक था, दूसरा आप देखें इसमें एक ए का एज भी आ रहा है, Q1 से ए का एज आ रहा है, Q2 से आपके पास बी का एज आ रहा है। तो ये जो आपकी गेमा का लेटर था वो इन चारों के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। सो दिस इज़ द मोस्ट ईजी ट्रांसफॉर्मेशन। पूरे सिलेबस में सबसे जो आसान टास्क है एक जी मेथड है, उसमें गलती का इम्कान फिर भी रह जाता है। और दूसरी सबसे आसान टास्क आपकी क्या है, मूर टू मीले एंड मीले टू मूर इंटर कन्वर्जन। ठीक है जी, तो ये था मूर से मीले बनाने का सबसे आसान तरीका। और आपने अब आप में से हर स्टूडेंट ने एक नॉन क्रेडिटेड असाइनमेंट ये करनी है कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ट्रांसफॉर्मिंग मूर टू मीले, यानी पॉइंट्स बना के 1 2 3 4 कि मूर को मीले में कैसे ट्रांसफ़र करें एन नोड्स के लिए, एन फाइनाइट QI के सेट फाइनाइट सेट के लिए किस तरह से मूर को आप मीले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने अब टास्क जो है वो कर लेनी है। अच्छा, अब देखें कि मीले से मूर कैसे बनानी है। ये थोड़ी सी उससे थोड़ी सी समझने वाली है, इसकी भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने Q0 देखा, Q0 में अब देखिए मीले के अंदर तो आपको पता है कि जो गेमा होता है वो सिग्मा आई के साथ होता है, नोड्स में नहीं होता। तो यहाँ पे आपने क्या काम किया कि आपने जो आपकी अब Q0 पे इनकमिंग एजेस थे आपके, कितने इनकमिंग एजेस आ रहे हैं, 2, एक 0 के साथ है और एक 1 के साथ है। तो हम अब अंदर Q0 के अंदर 0 लिखें या 1 लिखें, हमें ये कन्फ्यूजन है। वहाँ पे तो हमने देखा था ना, जो इनकमिंग एजेस आ रहे थे पीछे मूर में, हमने सिंपली उन पे वो लेटर डाल दिया था, 0 था या 1 था। इस केस में लेटर एक ही होता है। अब Q1 स्टेट है, इसका एक लेटर है, इस पे जितने इनकमिंग एजेस आ रहे थे एक था, हमने उस पे एक डाल के और यहाँ से उसको रिमूव कर दिया। लेकिन मीले मशीन में अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर सिग्मा आई के साथ एक गेमा आई है। अब इसमें देखें Q0 में ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ए पे 0 है, बी पे 1 है। तो अब Q0 में क्या लिखें? इसका तरीका ये है कि जितने मुख्तलिफ लेटर्स आ रहे होंगे गेमा के, उतनी आप थ्रेड्स बना दें। थ्रेड का लफ्ज़ किताब में नहीं मिलेगा, बट इट इज़ अ थ्रेड। ठीक है, आप उसके थ्रेड्स बना दें, उस मशीन के पार्ट्स बना दें। अब देखें Q01 और Q02। Q0 एक प्रोसेस था, नोड थी, उस नोड की आपने 2 थ्रेड्स क्रिएट कर दिए, Q01 Q02 विद 0 एंड विद 1। ठीक है, और मशीन पूरी की पूरी रेप्लिकेट हो जाएगी। अब आप देखिए 0 का इनकमिंग एज 0 वाले थ्रेड में चला जाएगा ए, और 1 का इनकमिंग एज यहाँ बी से था, वो 1 के थ्रेड में चला जाएगा और आपके पास ये रिमूव हो जाएगा। ए और बी के गेमा जो था 0 और 1 वो रिमूव हो गया। अब आप इनमें से किसी को भी स्टार्ट स्टेट, ये दोनों थ्रेड इक्विवेलेंट हैं और आप किसी को भी स्टार्ट स्टेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से रैंडमली आइदर Q01 और Q02 और Q03 और Q0n, जितनी भी स्टेट्स बनती हैं उसमें से n स्टेट्स में से किसी एक स्टेट को मशीन की स्टार्ट स्टेट आप बना सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं Q1 को। Q1 पे देखिए 2 इनकमिंग एजेस हैं, एक Q2 से आ रहा है और एक Q1 से लूप बैक हो रहा है, और दोनों के ऊपर लकीली आपके पास गेमा है 1।
तो हमें इसमें थ्रेड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली क्या किया, Q1 से 1 को डिलीट किया और इनकमिंग एजेस के ऊपर अपेंड कर दिया। अब हम देखते हैं Q2 को। Q2 पे 1 और 0 वाले एजेस हैं, लिहाजा पहले उसको हम मर्ज कर लेते हैं जिस पे सिंगल एज हो। Q3 पे आप देखें स्टूडेंट से Q0 से B आ रहा है, इस पे भी 0 है और इस पे बस यही इनकमिंग एज है। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, Q3 से हमने 0 को रिमूव कर दिया और वो 0 हमने B पे डाल दिया जो कि इसके इनकमिंग एज थे। अब आपने ये बात जहन में रखना है कि Q0 के 2 थ्रेड बन चुके हैं और दोनों थ्रेड से आउटगोइंग एजेस निकलेंगे। Q0 से देखें ना, Q0 से ये B जा रहा था। अब Q0 1 और Q0 2 है, तो Q0 1 से भी B एक्सट्रैक्ट होगा और Q0 2 से भी B एक्सट्रैक्ट होगा। दोनों से B एक्सट्रैक्ट होके Q3 में गया और Q3 का 0 डिलीट होके इन पर आ गया। अब हम Q2 पे आ जाते हैं। Q2 में देखें 1 2 3 4 इनकमिंग एजेस हैं और इन 4 इनकमिंग एजेस में से 1 2 और ये दोनों सिफर वाले हैं और बल्कि ये दो 1 वाले हैं। ये जो Q0 1 से आ रहा है और Q0 2 से आ रहा है, ये बेसिकली एक एज है, लेकिन वहाँ थ्रेड 2 हो गए थे, लिहाजा हमने इसे 2 कर दिया था। ये बुनियादी तौर पे 2 थ्रेड्स हैं Q3 से और लूप बैक वाला। देखिए अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमने अब क्या किया, यहाँ से इसके भी अब हमारे पास 2 स्टेट्स बन जाएंगी। देखिए वी गो अ लिटिल बिट फार्दर, ये देखें आप अब आपके पास इसकी 2 स्टेट बन गई, Q21 और Q22। अब देखें Q21 जो है उसके अंदर हमने 0 वाले इनकमिंग एजेस लगा लिए हैं। B0 पे 0 था, ये B लूप बैक पे 0 था और Q2 और आप देखें दूसरा सिफर कहाँ से आ रहा था। हम एक्चुअल मशीन पे जाते हैं, ये आपके पास सिफर कैच था। Q3 से जो आ रहा था वो भी सिफर कैच था, तो Q3 से जो A आएगा वो भी हमारा, ये देखें Q3 से A आ रहा है, ये भी आपका सिफर और ये सिफर वाले थ्रेड में जाएगा। Q21 इज अ 0 थ्रेड, तो ये 0 थ्रेड में मर्ज हो रहा है। Q22 इज अ 1 थ्रेड, तो इसमें वो इनकमिंग एजेस आएंगे जो 1 थ्रेड वाले थे। 1 थ्रेड वाले देख लेते हैं। 1 थ्रेड वाले हमारे पास देखें, ये A था और यही A ही है, लेकिन 2 रास्तों से आ रहा है, 2 थ्रेड से आ रहा है। तो आप देखें कि 1 वाला Q01 और Q02 से जो A आ रहा था वो दोनों A/1 की शक्ल में आ गया और यहाँ पे Q22 के अंदर जो है ये हमारे पास अपेंड हो गए और हमारे पास स्लैश करके 1 आ गए। आखिरी पॉइंट, आपको ये याद है कि आउट गोइंग एजेस हर थ्रेड से निकलेंगे। Q2 से आउट गोइंग एज कौन सा था, A का, जो कि कहाँ पे जा रहा था, Q1 की तरफ। ठीक है, तो ये जो आउट गोइंग एज है ये अब Q2 के दोनों थ्रेड से निकलेगा। Q2 से भी A गया और Q1 से भी A गया। तो हमारे पास स्टूडेंट सब देखें सारे गेमास डिलीट होके सिग्मा आई से QI नोड्स के अंदर चले गए हैं और अकॉर्डिंग टू लॉजिक चले गए हैं और हमने एक जो मीले मशीन थी उसे मूर मशीन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये काफ़ी आसान सी टास्क है और बुक में जो सीक्वेंशियल सर्किट्स की एग्जांपल दी है वो हम नहीं करेंगे, उससे वो हमारे रेलेवेंट नहीं है। और जो ट्रांसड्यूसर्स हैं, मैंने आपको कहा था कि आप बस मूर एंड मीले देख लीजिए, क्योंकि हमें वेटेड ट्रांसड्यूसर्स भी करना है जो कि किताब में नहीं है। और आपको मैंने उसके लिए तमास ख्याल का कॉन्फ्रेंस पेपर की वीडियो लेक्चर दिया था कि आप उसे सुन लें, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने सुन लिया है। और अगर आपका कोई इशू होगा तो आप आज की क्लास में पूछ लेंगे, और अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। वो लेक्चर काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग था, तो अब आपने वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट में अपने इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास मूर एंड मीले कन्वर्जन। तो अब हम आ जाते हैं आपकी टास्क पे कि जो आपकी अप्लाइड प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें अब आपने आगे क्या काम करना है। वो हम देख लेते हैं कि अभी आपको जो असाइनमेंट मिली हुई थी सेमेस्टर प्रोजेक्ट, उसमें आप क्या कर चुके हैं और आपको इस हफ्ते क्या टास्क परफॉर्म करनी है। ये जी आपकी टास्क 2 टास्क्स पूरी हो चुकी हैं और आपके पास टास्क 3 थी और इसकी डेडलाइन आपकी स्टूडेंट्स है जो कि वेडनेसडे बन रहा है। लेट मी चेक द डेट, कैलेंडर पे उसकी डेट देख लेते हैं। वेडनेसडे को है जी 16 जून। तो आपकी जो टास्क है वो बनती है 16 जून 2021 और
आपकी लेट सबमिशंस -16 points of 25। टास्क 3 में आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, आपने अप्लाई Z मेथड टू यूनिफाई द लॉजिकल एक्शंस इन योर अप्लाइड एरिया। ये है आपकी टास्क, ठीक है, टास्क 3.1। और इसी तरह से आपकी टास्क 3.2 है क्रिएट ट्रांसड्यूसर्स। अब हम देख लेते हैं, प्रपोजल के हमारे 50 थे, इसके हमारे 25 हैं, और इधर भी हमारे पास जो हैं वो 5 पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे इसके। और वेटेड ट्रांसड्यूसर अलबत्ता एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, और चलिए इसके इसमें जो स्टूडेंट्स लेट सबमिशन है वो चलें ODL है, तो हम इसके 50 पॉइंट्स हैं, तो 50 में आपके यहाँ पे 25 में से हमने 16 काटे हैं, तो 32 पॉइंट्स। लेट सबमिशंस आपकी -32 पॉइंट्स हो जाएंगे अगर आप उसी हफ्ते में जमा करा देते हैं, ठीक है। फिर आपके 18 पॉइंट में से मार्क होगा, तो ये आपने, ठीक है। तो और बेटा आपने वर्दा को CC ज़रूर करना है, बिकॉज शी इज़ क्रिएटिंग द लॉग। उसमें मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी ईमेल सर्चिंग के अंदर, क्योंकि वो आपकी ही क्लास के उनको ईमेल्स जाएंगी CC में, तो उसमें यह है कि मेरे लिए उसकी लॉगिंग आसान हो जाएगी कि आपने इस डेट में भेजा या नहीं भेजा, तो थोड़ा सा ये इसमें हो जाएगा। तो अब Z मेथड तो हम आप कर भी चुके हैं, किताब से हम डिस्कस भी कर चुके हैं। उसमें आपने यूनिफाई करते चले जाना है, 1 और 2 को करेंगे, फिर 2 और 3 को करेंगे, 3 और 4 को करेंगे। इस तरह से आपके पास एक लार्जर चार्ट बन जाएगा, और जब आप कैंपस पे आएंगे तो वो आप चार्ट साथ लेकर आएंगे जो आपने स्टेट्स बनाई हैं, और Z टेबल्स आपने सेव रखनी है। मतलब 1 और 2 को आपने मर्ज किया ना, तो उसकी एक Z टेबल बनेगी, वो भी साथ चाहिए। 2 और 3 को मर्ज किया, उसकी Z टेबल बनेगी, वो भी आपने जितना काम करना है उसे साथ साथ रिकॉर्ड करना। ये नहीं कि फाइनल Z ग्राफ उठा लिया बाकी सारा वेस्ट कर दिया, तो वो तो चेक किस तरह से होगा। 1 और 2 को मर्ज किया, उसकी Z टेबल, फिर 2 3 को मर्ज किया, उसकी Z टेबल, फिर 3 4 को मर्ज किया, उसकी Z टेबल। तो Z मेथड में सोचने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ अप्लाई करने वाला है। जबकि वेट्स जब आपने लगाने हैं, तो वेट्स में तो आपने सोचना ही सोचना है ना, वेट्स के अंदर तो आपको सोचना पड़ता है कि किस तरह से आपके पास जो है वो आपने वेट्स अटैच करने। तो ये आपकी टास्क है स्टूडेंट्स। और Z मेथड, इसमें तरीका ये है, जो दो के ग्रुप हैं उसमें एक स्टूडेंट Z मेथड कर ले, तो Z मेथड विल टेक राउंड अबाउट, अगर आपके 20 सेक्शंस हैं तो आपको 2 घंटे सैटरडे को और 2 घंटे संडे को आपके लेगा, और आपका Z मेथड कंबाइन हो जाएगा। अगर 20 से ज़्यादा एक्शन है, 30 हैं, 40 हैं, तो फिर आप दोनों स्टूडेंट्स को सैटरडे संडे आप Z मेथड पे काम कर लें। और उसके बाद फिर जो वेट्स हैं वो तो आपने सिर्फ सोचना है कि आपकी लॉजिक जो है इसमें क्या है। क्या जो पहली दफ़ा एक एक्शन हुआ है, दूसरी दफ़ा भी उसका वही वेट है? अगर वही है तो ठीक है, लेकिन यूजुअली वो चेंज होता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी, आप मंडे की क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और तमास्काल का आपने कॉन्फ्रेंस पेपर भी सुन लिया है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने
लेवल से मल्टीप्लाई कर दिया था किल स्कोर। लेवल 1 पे अगर आपने किया तो आपका 1 स्कोर है, लेवल 2 पे किया 2 स्कोर है, लेवल 3 पे किया 3 स्कोर है। तो ये ए का वेट हो गया जो आपकी एक पेंट पे चलते हैं। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, मैं बस इफ़ यू हैव क्रिएटेड एन ए, और आपने पेपर में भी सुन लिया है ज़ाहिर है और उसको समझ लिया है, बिकॉज कोई क्वेश्चन आपका आ नहीं रहा मेरे पास एज सच। ये अगर आपका लेवल है, एल ई कर लेता हूँ, इनटू लेवल इनटू 1, तो ये आपका अब वेट हो गया, वेट ऑफ किल स्कोर। ए स्ट्रिंग है आपकी किल की, ए अगर किसी दूसरे लेवल में ए आ गई है या आपकी सेकंड टाइम ए आ रहा है, तो ये इसका लेवल अगर आपके पास लेवल की वैल्यू 2 है, वो आपने इसमें पुट कर देनी होगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो वो फिर आपके पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि अब आप लेवल की वैल्यू पुट करेंगे इंडिविजुअल सिग्मा के ऊपर। आपने स्टेशन का नाम दिया हुआ होगा, ये मिसाल के तौर पे आपकी स्टेज 1 है, तो इसमें लेवल की वैल्यू 1 है, स्टेज 2 पे लेवल की वैल्यू 2 है, स्टेज 3 पे लेवल की वैल्यू फर्स्ट करें 3 है। आप लेवल की वैल्यू डालेंगे और उतना ही आपका स्कोर हो जाएगा। तो दिस इज़ योर वेट। तो इस तरीके से आपने, मिसाल के तौर पे अगर कई जगह स्कीम्स होती हैं कि अगर आप बिज़नेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सपोज़ 1% प्रॉफिट मिलता है। आप रकम को डबल करते हैं, आपको 1.5% मिलता है। तो उसका फॉर्मूला या वेट आपने उस सिग्मा के साथ अटैच करना होता है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट का सोचना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या, और ये ट्रांसड्यूसर है क्योंकि ये आउटपुट जनरेट कर रहा है, ठीक है। एफएसए में आउटपुट टेप्स नहीं होती, तो इसमें आप आउटपुट को रिकॉर्ड करते जाते हैं टेप्स के ऊपर। तो आपने ये देखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, अब आपने उसका ट्रांसड्यूसर बनाना है। चैप्टर 8 जी मेथड चैप्टर 7 से करेंगे आप, क्लीनी थ्योरम से। चैप्टर 8 में अगरचे उसमें बहुत मूर मिले थे, उसमें वेट्स नहीं हैं, बहुत सादा मशीनें हैं, लेकिन हम ये वेट्स, आपने कॉन्फ्रेंस भी देखी, मेरा पिछला लेक्चर में भी मैंने आपसे बताया था, आपने एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाना है यहाँ पे जो कि इसका वेट होगा, जिससे उसकी वैल्यू कंप्यूट हो सके मुख्तलिफ लेवल पे। नोड 1 पे कुछ और आउटपुट आ रही है, नोड 2 पे कुछ और आ रही है, नोड n पे कुछ और आ रही है, ठीक है। तो आपने अपने अप्लाइड एरिया में सोचना है, वो कोई गेम का स्कोर है, वो कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, वो वेंडिंग मशीन है, ठीक है। तो वो आपने सोचना है कि मिसाल के तौर पे अगर आप जब सप्लाईज लो हैं और आप कोई चीज़ लेते हैं तो बेबी उसके प्राइस बढ़ जाते हों, ठीक है। या कोई आपके पास स्पेशल किस्म की ऑफ़र आई हुई है, उसमें प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है, किसी दिन, तो उसका वेट डिफरेंट होगा, वैसे उसमें आपने ख़ास प्राइस रखे होंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर वेट्स अटैच कर सकते हैं। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी एफएसएस के आप पूरी उसके ट्रांसड्यूसर्स में वेट लगा दें। जहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ आप अपनी मशीन्स ऐड करें। वो 2 हैं, वो 3 हैं, वो 5 ट्रांसड्यूसर बनते हैं आपके प्रोजेक्ट में, वो 1 ट्रांसड्यूसर बनता है एज़ पर द लॉजिक ऑफ, और जितना आप सोचेंगे आपको वेट्स नज़र आ जाएंगे। ये होती है वेरिएशन। वेट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनिस्टिक मशीन की वेरिएशंस। एफएसए में हमेशा एक सा बिहेवियर रहता है, ठीक है। उसमें जो है वो वेरी नहीं कर पाता मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ इनपुट्स को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इसमें वेरिएशन देखनी है। आप एक भी बना सकते हैं, हर एफएसए के साथ भी आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये 2 टास्क आपने करनी है चैप्टर 7 और 8 से, और इसके पॉइंट्स 50 हैं, बिकॉज वेटेड ट्रांसड्यूसर्स के 25 और यूनिफिकेशन के भी 25, ठीक है। तो ये आपकी स्टूडेंट्स टास्क है, और डेडलाइन भी मैंने आपको शो कर दी है। और अगर आपके 2 स्टूडेंट, जो आपका ये वेट्स वाला काम है, इट विल टेक अराउंड आपकी 1-1 घंटे की एफर्ट मंडे और ट्यूसडे पे, ग्रुप के दोनों स्टूडेंट्स की 1-1 आवर की एफर्ट आपकी लगेगी। वीकेंड पे आपने जी मेथड करना है, उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिंपली आपने अब करते जाना यूनिफाई। और वो तकरीबन जैसा कि मैंने कहा कि 10 एफएसएस विल टेक 2 आवर्स फॉर 1 स्टूडेंट, और 10 एफएसए दूसरा स्टूडेंट ले ले तो 4 आवर की आपकी टास्क है। इंडिविजुअल 2 आवर्स आपके ऊपर आएंगे, तो सैटरडे को या संडे को आप ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना वेटेड ट्रांसड्यूसर्स बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, एंड दैट विल टेक, अगर डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में वेरिएशंस कितनी हैं और उसके कितने ट्रांसड्यूसर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने जितना आपसे मुकर्ररा वक्त में हो सके कोर्स के हिसाब से आपने वो करके तो उसको इन टाइम ईमेल करना है। अगर आप
उसी हफ्ते में करेंगे लेकिन लेट हो जाएंगे तो आपका 2/3 पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे। और पहले तो मैंने आपसे कहा था सबमिशन एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन चलें 2/3 पॉइंट आपके वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप करते ही नहीं उस हफ्ते तो फिर ऑब्वियसली 0 होंगे, क्योंकि अगले हफ्ते तो आपको अगली असाइनमेंट मिल जाती है। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स सेमेस्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आई हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सर ये कैसे करना है, तो यू कैन आस्क नाउ। ठीक है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब हम ये ना पेपर्स के ऊपर बना रहे हैं, तो इसको उसको चार्ट पेपर के ऊपर कन्वर्ट करना जरूरी है, यही ना हम सबमिट करवा दें लास्ट पे? हाँ, आप लास्ट पे यही पेपर्स A4 के पेपर्स पे बने हुए सबमिट करा दें। लेकिन बेटा जब आप जी ग्राफ 20 FSAs का कंबाइन करके जी ग्राफ बनाओगे तो उस जी ग्राफ में खुद सोचें स्टेट्स कितनी होंगी। उसमें इतनी स्टेट्स होंगी कि वो A4 के पेज पे बनेगा नहीं। ठीक है, जो कंबाइंड यूनिफाइड जी ग्राफ होगा ना सारी स्टेट्स का, वो मेरा ख्याल है दैट विल टेक अ चार्ट। चाहे 20 FSAs हों तो 20 FSAs में आपकी 600-700 स्टेट्स तो बन जाएंगे उसमें आसानी से फाइनल जी ग्राफ में। तो वो जी ग्राफ ऑब्वियसली आपको एक बड़ा चार्ट उससे नीचे तो आएगा नहीं। A4 पे आप बनाएंगे कैसे? तो ये आपको थोड़ा सा मसला होगा। हाँ, जो इंडिविजुअल जी यूनिफिकेशन है वो A4 पे आराम से आ जाएगी। 1 2 2 3 3 4 4 5 वो आप A4 पे बना सकते हैं। अब 20 मतलब स्टेट्स हैं तो हाँ जी सर मतलब हमने इस तरह करना है कि पहले 2 FS को लेना है, उसका जी ग्राफ बना देना, फिर उनको लेके अगलों को लेना है, इस तरह बनाते जाना, जाते जी जाना, पिछलों को सेव करते जाना और अगले को साथ साथ मर्ज जी। करते जाना। और हर हर लेवल की जी टेबल मुझे आपने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उसी से मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, एक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो अपने इस इसकी पूरी कॉपी बन जाती है। जैसे 1-7 में पाकीज़ा और मुश्तबा का ग्रुप था, इसी तरह कोई दो एक और ग्रुप थे हाफिज़ साहब और मुबशरा का। तो उनकी तो पूरी जिस तरह से आपका लैब मैनुअल होता है 300-350 पेज की पूरी एक वो कॉपी बन गई थी, और उन्होंने बाइंड करा के अपने जो जी स्टेट्स हैं वो मुझे दिए थे। नीला और आयशा का ग्रुप था, उसके अंदर भी 3-4 ग्रुप्स थे जिनकी 1000 के करीब एक्शंस थे। तो उनकी तो पूरे पूरे जो हैं वो मैनुअल्स जनरेट हुए थे, जो कि जिसमें से मेरा ख्याल है 3 मेरे पास बेस्ट एवरेज वर्स्ट पड़े होंगे कोर्स फाइल के अंदर। आई कैन शो यू गाइस। तो जिनकी कम स्टेट्स हैं वो पेज को अपना टैग शैग करके दे सकते हैं। और अगर कोई एक्सटेंसिव काम कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली वो फिर गुम हो जाते हैं। आपको फिर उसको प्रॉपर बाइंडिंग जिस तरह लैब मैनुअल की होती है, तो आप अपनी जी टेबल्स को बाइंड करा दें। और जो आपके चार्ट्स बनते हैं, चार्ट्स भी एक नहीं 4-4 5-5 चार्ट्स उन बच्चों के जनरेट हुए थे। तो वो जो चार्ट्स हैं वो आप ज़ाहिर है मुझे दे सकते हैं। पूरा पूरा एक फ़ोल्डर था सेमेस्टर प्रोजेक्ट का इन बच्चों का, जो कि उन्होंने दिया था। और उनसे पहले भी मैंने आपको बताया अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहे हैं। लेकिन अभी आपका क्योंकि ODL आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल अगर आपका ज़्यादा हो जाए काम तो आप उसे फिर प्रॉपर बाइंड करा लें, क्योंकि खाली पेज देंगे तो वो फिर गुम हो जाते हैं। यस ओके, सर, बाइंड करवा के ही मतलब पेपर्स के ऊपर हम जी ग्राफ ड्रॉ कर लें तो। एग्जैक्टली, यस यू कैन डू दैट। तो साथ आपने वेटेड ट्रांसड्यूसर्स करना है, वो तो डिपेंड करता है, कम ही बनेंगे लॉजिक पे, वो आप बना सकते हैं। और उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेटेड ट्रांसड्यूसर में आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि ये मेरा लेवल 1 था, ये लेवल 2 था, या इतनी इन्वेस्टमेंट पे इतना मार्जिन था, इतनी पे इतना था, या वेंडिंग मशीन है तो किसी ऑफर के दिन ये फार्मूला एक्टिव हो जाता है गेमा के तौर पे। और अदरवाइज ये प्राइजिंग निकाल सकते हैं ना वेंडिंग मशीन में। गेम है तो उसमें स्कोर कंप्यूट कर सकते हैं। सो उसमें आप ट्रांसड्यूसर्स अपने बना सकते हैं, और उसको आपने वेटेड ट्रांसड्यूसर्स का नाम देना है। और ये आपकी अपनी मशीन होगी। जैसे मूर ने एक ट्रांसड्यूसर बनाया, मीले ने बनाया, अब ये आपकी अपनी मशीन होगी। निमराज ट्रांसड्यूसर, ठीक है, या जफ़र ट्रांसड्यूसर, तो ये आप अपना बना सकते हैं। और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी पेपर को पब्लिश करने में, क्योंकि ये प्योर इनोवेशन है, आपकी अपना काम होगा, तो आपका पेपर ज़्यादा चांस है कि एक्सेप्ट हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? ये मैंने आपको इस हफ्ते ये नहीं बताना व्हाट्सएप के ऊपर, आपने मुझसे पूछना है सर ये किस तरह से हम करें, ये नहीं समझ आ रही। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं। अभी मेरे पास साइकोलॉजी के पेपर्स भी हैं 2020 आपके सेशन के, वो यूईटी से कंबाइन कंडक्ट हुआ था, तो आई हैव टू मार्क दोज पेपर्स एज वेल एंड गिव द रिजल्ट्स इन ड्यू टाइम। सो आई वॉन्ट बी हैविंग एनी टाइम। यहाँ पे FYP भी कंडक्ट हो रहा है अगले हफ्ते, सो आई वॉन्ट आंसर एनी क्यूरीज ऑन व्हाट्सएप दिस वीक बिकॉज इट्स वेरी बिजी वीक। तो आपके पास मैं अब हाजिर हूँ आपकी
गाइडेंस के लिए। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप समास गैल का कॉन्फ्रेंस पेपर भी सुन चुके हैं, मेरी पिछली क्लास भी आपने सुन ली है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आज की असाइनमेंट में तो यू कैन आस्क नाउ, और व्हाट्सएप पे इस हफ्ते जहमत मत कीजिएगा, ऑलरेडी रिग्रेटेड, क्योंकि वीक काफ़ी बिज़ी है। पहले मैं आपको जवाब दे देता था, आप जो मुझे कॉल्स करते रहे हैं व्हाट्सएप पे डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है। बाज़ औक़ात बच्चों की 10 बजे भी कॉल्स आई हैं तो मैंने रिसीव कर ली हैं। असाइनमेंट 1 में आपकी कॉल्स आती रही हैं, मैं उसमें आपको करता रहा हूँ। 2 में भी आप दो स्टूडेंट्स की मुझे कॉल्स आई थी, उनको मैंने कॉल पे ही सारा समझा दिया था कि ये कैसे होना है, और वैसे बाकी मैसेजेस भी बच्चों के आते रहे, इंटरटेन मैं करता रहा हूँ। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा बिजी है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के फाइनल वाइवाज एक्सटर्नल वाले जो होते हैं वो होने हैं, उसमें मसरूफियत होगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजी के पेपर एवालुएट करने हैं, और आपकी साइकोमोटर भी चल रही है, तो इट्स अ वेरी बिजी वीक. I won't be able to answer your individual queries or calls in this week. So if you have any query regarding this assignment, you can ask today now in the class times. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास के टाइम मुझसे कर लिया कीजिए, और प्लीज़ मुझे मैसेजेस ना कीजिएगा कि जी मैं अगले हफ्ते करा दूंगा और 2 दिन बाद जमा करा दूंगा। आप वीकेंड पे तैयार कीजिए, मंडे को जाके आप उसे पोस्ट कर दें, ठीक है। और मुझे 3 ग्रुप्स की, जैसे मैंने आपको बताया, मंडे तक मुझे रिसीव हो गई थी, मैं नाम नहीं लूँगा। इतना मैं बता सकता हूँ, सबसे पहले जो है वो मुझे रिसीव हुई थी निम्रा और वर्दा की ऑन द वेरी सेम डे और सैटरडे। उसके बाद मुझे 2 और ग्रुप्स की रिसीव हुई है, उनका मुझे अभी नेम याद नहीं आ रहा, वेरी फर्स्ट का मुझे नाम याद है। तो टाइम के बाद बेटा आप करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आप वीकेंड पे काम करें अपना, और आप मंडे को ईमेल कर दें, मंडे को ईमेल नहीं है ट्यूसडे को कर दें, कहीं जाके आप उसको मुझे भेज दें, ठीक है। तो आपके पास न्यूमरस ऑप्शंस होते हैं इसको मुझे भेजने के। सीसी वर्दा को ज़रूर कीजिए, ठीक है, वो आपका लॉग जनरेट कर रही हैं। अभी कोई 2 के करीब ग्रुप्स हैं जिन्होंने उनको सीसी नहीं किया है, तो वो फिर ये है कि थोड़ा सा मेरे लिए मसला होता है उसको टैग करने में, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गई है आपकी असाइनमेंट टास्क जो 3 है वो क्या है, और आपकी और कोई क्यूरीज नहीं है इस मामले में, तो गुड। सो नाउ वी कैरी ऑन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और मुझे उम्मीद है आपने टाइमर जो है वो कर लिया होगा पार्ट 1 में से, जो कि हम लास्ट टाइम देख रहे थे। उसमें उसके अंदर दोनों मेथड्स थे। आपको मैंने उसकी सीपी वाली टास्क नहीं दी थी, लेकिन मैंने कहा था बग़ैर नंबरों के आप उसे चेंज करके देख लीजिएगा कि आपको टाइमर लगाने के बीपर के साथ 2 मेथड होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये असाइनमेंट जो है आपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट जमा कराने के बाद मुझे जमा करानी है, ठीक है। यानी कि आपको इसमें 2 वीक्स का टाइम मैं दे रहा हूँ। यानी आज 11 है, तो आपने 25th को मुझे आपने असाइनमेंट कंबाइन देनी होगी, इसकी भी और जो आज हम पढ़ेंगे डीएलएल की भी। तो आपने ये टाइमर में वेरिएशन करनी है, जैसे टाइमर से इसमें कलर चेंज हो रहा है, आप माउस कर्सर चेंज कर सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, आप कोई फ्लैशर लगा सकते हैं। आपने इसको जो है वेरिएशंस करनी है, इसकी डिबगिंग करनी है, और आपने 10 वेरिएशंस बनानी है, 5 मेथड 1 की और 5 मेथड 2 की टाइमर की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी मूव टू द डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। ओके, नेटिव, अब डीएलएल्स भी 2 तरह की होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2 तरह का होता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक नेटिव डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होता है और एक नॉन नेटिव होता है। आपका नेटिव डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का Win32 SDK है, 64 बिट में Win64 SDK है, और इसमें जो API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है वो विंडोज़ API का है, ठीक है। तो Win API Win32/64 SDK इज़ द नेटिव डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। दुनिया की जिस मर्जी लैंग्वेज में आप ऐप लेयर पे प्रोग्रामिंग करें, इट विल इवेंचुअली गेट ट्रांसलेटेड। अगर उसने विंडोज़ के थ्रू एग्जीक्यूट होना है तो इट विल इवेंचुअली गेट ट्रांसलेटेड इनटू द Win32/64 SDK। आप यूनिटी उठा लीजिए, आप C# उठा लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लासेस ले लीजिए, आप जावा ले लीजिए, आप आंसाई C++ ले लीजिए, आप दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक ले लीजिए, फॉक्स प्रो ले लीजिए, पैस्कल ले लें, आप सिम्बोला ले लें, कोई भी लैंग्वेज आप उठा लेते हैं, MIT स्कीम ले लेते हैं, आप कोई भी पाइथन ले लें, eventually all languages will be compiled into Win32/64 SDK कोड, और वो कोड कर्नल से फिर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लोअर लेवल के ऊपर ट्रांसफ़र होंगी। लेकिन
आपका कर्नल के थ्रू जब उसने जाना है तो उसने ट्रांसलेट होना है नेटिव कोड में। तो ऐप लेयर पे जो भी लैंग्वेजेस हैं वो प्रोग्रामर्स की आसानी के लिए हैं, ठीक है। आपकी जो लिमिट्स हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो लिमिट है नेटिव डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की। आपकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो उसके नेटिव डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर है, ठीक है जी। तो इसी तरह से डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज भी दो तरह की होती हैं, नेटिव और नॉन नेटिव। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे जो ऐप लेयर की प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे वीडियो गेम्स लिखने हैं, ग्राफिक्स पैकेज लिखना है, वो लोग भी DLL बना सकते हैं, लेकिन वो नॉन नेटिव हो सकती हैं अगर वो विंडोज़ SDK में प्रोग्राम्ड नहीं है। आप MFC के थ्रू भी बना सकते हैं, आप C# के ज़रिए भी, किसी भी दूसरी लैंग्वेज के ज़रिए आप DLLs को कंपाइल कर सकते हैं। इवन नॉन माइक्रोसॉफ्ट कंपाइलर्स में भी आप DLLs को बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, डायनामिक लिंकिंग, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज़ ये डायनामिकली लिंक करती हैं। एक खसूसियत तो अक्रॉस दी DLLs, नेटिव हो या नॉन नेटिव, कॉमन है कि इसके अंदर आप डायनामिक लिंकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि किसी फंक्शन को जो किसी फाइल में पड़ा है, जब उसकी ज़रूरत हो तो उसको कॉल कर सकते हैं डायनामिकली। आपको उसे स्टैटिक टाइम पे एक्जी के साथ, एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपका कोड लेंथी हो, जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या कोई लार्ज ग्राफिक्स पैकेज है, या कोई वीडियो गेम है, जैसे EA स्पोर्ट्स की बड़ी एक्सटेंसिव वीडियो गेम्स आती हैं, उसमें यूजुअली आप फंक्शंस को DLL में पैक करके रख देते हैं और उनकी टेबल्स आप लोड कर लेते हैं रन टाइम पे। और जब किसी फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है ग्राफिक रूटीन की, तो आप उसको डायनामिकली कॉल कर लेते हैं रन टाइम के ऊपर, और जब उसका रेफरेंस ख़त्म हो जाता है तो उसे डीलोड कर देते हैं मेमोरी से। तो यहाँ तक तो बात नेटिव में भी और नॉन नेटिव में, सब में ये सहूलत तो सब में प्रोवाइडेड। लेकिन जो विंडोज़ SDK में प्रोग्राम्ड हैं डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज, उनकी डोमेन नॉन नेटिव से थोड़ी ज़्यादा है, और उसमें कुछ और फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, विंडोज़ इटसेल्फ इज़ अ कलेक्शन ऑफ डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। विंडोज़ का जो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो कलेक्शन ऑफ DLLs है, और ये डेफिनेशन चार्ल्स पेट्रोल ने चैप्टर 1 में दी हुई है। अगर आप चैप्टर 1 को पढ़ेंगे गेटिंग स्टार्टेड में, और तो उसमें आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी कि विंडोज़ इज़ अ कलेक्शन ऑफ डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। तो DLLs यानी मुख्तलिफ फंक्शंस को डायनामिक फाइल्स के अंदर, नेटिव फाइल्स के अंदर पैक करके माइक्रोसॉफ्ट ने शिप कर दिया। और ऊपर फ्रंट एंड जो उसका है, उस पर बहुत से उन्होंने डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए, लेकिन बैक एंड के ऊपर आपका जो कोर कर्नल पार्ट है वो DLLs में ही है। कभी आप विंडोज़ की जो सिस्टम डायरेक्टरी होती है, सिस्टम 32 या सिस्टम में जाएं, आपको सैकड़ों DLLs जो हैं देखने को मिल जाएंगे। जब विंडोज़ का 1.0 वर्जन आया था तो उसमें सिर्फ 3 डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज थी, जो कि आप चैप्टर 1 में जाके देख सकते हैं कि वो कौन सी डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज थी। और इस चैप्टर के अंदर भी दिया हुआ है, 1985 के अंदर जो है वो ये रिलीज़ हुई थी आपकी जो विंडोज़ 1.0 है। और उसके अंदर एक GDI की थी, एक यूज़र की थी, और एक कोर की थी। 3 DLLs उसमें बुनियादी तौर पे थी। वो जब आप चैप्टर 1 को दोबारा से पढ़ेंगे, ये देखें ये आ गया उसमें, ये आ गया सेंट्रल टू वर्किंग ऑफ विंडोज़ इज़ अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी आपके साथ ये शेयर नहीं हो रही, ओके, माय बैड, आपने भी नहीं बताया। नाउ यू कैन सी central to the working of Windows is a concept known as dynamic linking. Windows provides a wealth of functions called the applications, etc. DLL को तो हम अभी पढ़ते हैं। In the early days, the great bulk of Windows was implemented in just 3 dynamic link libraries. देखें चैप्टर 1 में ही है, और ये उसने 3 डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज दी हुई हैं आपके पास। कर्नल 386 जो बाद में कर्नल 32.dll बन गई, उसके बाद user.exe थी। DLL फाइल्स एग्जीक्यूटेबल के साथ भी अटैच हो सकती हैं, बट अभी अलग से होती हैं user32.dll। और GDI की जो थी वो GDI 32.dll बनी, शुरू में GDI.exe थी। तो विंडोज़ 1.0 में देवर ओनली 3 डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, और इसी में आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि विंडोज़ इज़ अ कलेक्शन ऑफ डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। तो ओके, ये इसने यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखिए कर्नल, यूज़र और GDI ये बुनियादी DLLs थी शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर उस वक्त कर्नल का पार्ट होती थी,
उसके अंदर उन्होंने DLLs लिखना शुरू की। DLL की एक्सटेंशन होना ज़रूरी नहीं है, कीबोर्ड का ड्राइवर है keyboard.drv, ये भी DLL है, system.drv, mouse.drv, और हॉल में बढ़ती चली गई डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। अभी हॉल कर्नल से अलग है, शुरू में उसका पार्ट होता था, जैसा कि आपने शिल्बर्ट के ड्रैगन बुक के चैप्टर 19 में देखा ही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई कुछ बात कि DLL का बैकग्राउंड क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, नेटिव और नॉन नेटिव होती हैं, और उनकी एक खसूसियत हमने पढ़ ली है। नेटिव की कुछ और खसूसियात हैं, वो हम इंशाल्लाह जब आप इसकी एग्जांपल देख लेंगे फिर करेंगे, क्योंकि थ्योरी अगर ज़्यादा हो गई तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प। सो लेट्स क्विकली स्विच टू द प्रोग्राम। जब भी आप DLL लिखेंगे, टास्क 1, यू आर गोइंग टू राइट हेडर फाइल जिसमें आपको प्रैग्मास डिफाइन करने होंगे, ठीक है। अब प्रैग्मास क्या होते हैं, मैंने जैसा कि आपको कहा कि नेटिव DLLs के फ़ायदे और प्रैग्मास, ये अगले लेक्चर या लेक्चर रिकॉर्डिंग पे छोड़ दीजिए, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपने एज इज़ लिख देना है DLL में, ठीक है। और इसमें अहम बात देखने वाली ये है कि आपका जो फंक्शन होगा, जो भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, DLL इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस बाय द वे, तो उस फंक्शन को आपने एक्सपोर्ट बूल कॉल बैक की कॉलिंग कन्वेंशन के साथ यहाँ फंक्शन का नाम लिखना है। एक दफ़ा A से ख़त्म होगा और एक दफ़ा W के पोस्ट फिक्स से ख़त्म होगा। A स्टैंड्स फॉर ASCII, whereas W स्टैंड्स फॉर यूनिकोड। तो आपने ASCII और यूनिकोड दो ही तरह के कोड हैं जो कि नेटिवली प्रोसेस्ड होते हैं विंडोज़ कर्नल के। बाकी जितने कोड्स हैं प्रोसेस होंगे नॉन नेटिवली, यानी ऐप लेयर पे चलेंगे। कर्नल की लेयर में चलना है तो वो ASCII या यूनिकोड होगा, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही नेटिव कोड होता है। आजकल माइक्रोसॉफ्ट के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, विंडोज़ 2000 और उसके बाद, उन सब का नेटिव कोड है यूनिकोड। उससे पहले उनका नेटिव कोड था ASCII, ठीक है। तो ये आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, और मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये जी प्रोटोटाइप है फंक्शन की जो आपने इस्तेमाल करना है। दो दफ़ा सेम प्रोटोटाइप ASCII और यूनिकोड के साथ आ गई। ये जो ऊपर और आखिर में लिखा हुआ ये एज इट इज़ आपने लिख देना है। इसको प्रैग्मा बोलते हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और नेटिव और नॉन नेटिव DLL में क्या फ़र्क है, अगली लैब तक के लिए हम इसको पॉज पे रखते हैं और फिर हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी मैंने की तो आपके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखें, ये जो हेडर फाइल ली थी इसको आपने इंक्लूड किया windows.h। अब देखें, ये पेटजॉल ने, जब आप इसको चलाएंगे आपको एरर आएगा कॉपी पेस्ट करके। ये इसने स्टार्ट ब्रैकेट छोड़ दी है यहाँ वाली सिंबल, तो ये जब आपको एरर देगा, सिंटैक्स एरर, जब आप इसे चलाएंगे। खुद काफ़ी सारे एरर आ रहे होते हैं, एग्जैक्ट तो वो पॉइंट नहीं करता एंड स्टूडेंट गेट वरीड के क्या मसला है। ये इनकी पुरानी आदत है, इस तरह के एरर्स जो हैं बीच में वो लीव कर देना। तो आपने जी DLL का एंट्री पॉइंट लिखना है, इंट विन API विन DLL मेन। पहले विन मेन होता था, अब DLL मेन होगा। H इंस्टेंस, DLL भी एक प्रोसेस है, इसकी भी इंस्टेंस ID होगी, इसका अपना इंटीजर पॉइंटर होगा, ठीक है। D वर्ड FTW रीज़न, इसमें वो रीज़न आ जाता है जिस रीज़न से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब FDW रीज़न के अंदर मेरा ख्याल है 4 इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अच्छा, ये अब उसमें भी लिखी हुई है MSDN के अंदर, और MSDN में ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है, और यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये देखिए, ये इसने बताया कि DLL मेन का जो FTW रीज़न है ना, इसकी 4 वजूहात होती हैं। थ्रेड अटैच, थ्रेड डिटैच, प्रोसेस अटैच, प्रोसेस डिटैच, ठीक है। थ्रेड्स और प्रोसेस को अटैच और डिटैच, लोड और डी लोड करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी थ्रेड भी कॉल कर सकता है और प्रोसेस भी। प्रोसेस जब उसे कॉल करेगा तो प्रोसेस अटैच की रीज़न से कॉल होगी। जब प्रोसेस अपना काम पूरा कर लेगा तो वो डेफ इन प्रॉक को FDW रीज़न में क्या भेजेगा, प्रोसेस डिटैच, यानी इस मेमोरी, इस DLL को डी लोड कर दो। इसी तरह थ्रेड कॉल करेगा तो थ्रेड इसमें क्या डालेगा, अटैच, और जब थ्रेड अपना काम पूरा कर लेगा तो DLL थ्रेड डिटैच का सिग्नल देगा डेफ इन प्रॉक को इस पैरामीटर के थ्रू। तो डेफ इन प्रॉक इसे मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। हैं ये सारी कॉल बैक। ऊपर प्रैग्मा में आपने देखा ये फंक्शन कॉल बैक हैं, जब इनके साथ रेफरेंस जनरेट होता है, इनकी ज़रूरत होती है, ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं DLL के थ्रू। ये जी आपकी एक रिज़र्व है, पहले ये रिज़र्व नहीं होती थी, अभी सिक्योरिटी रीज़न से इसे रिज़र्व कर दिया। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। माजी में इसकी क्या वैल्यू होती थी आप MSDN और किताब में पढ़ सकते हैं। ये वाला फंक्शन आपने नहीं चलाना, IDR टेस्ट। यहाँ पे आप कोई अपना फंक्शन चला सकते हैं, मैसेज बॉक्स में हेलो प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट आउट लगा सकते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे GDI इस्तेमाल की हुई है पार्ट 2 में, जो इसने पीछे पढ़ाई है, और हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं करना है इस कोर्स में, लिहाजा हम उसे छोड़ कर आए हैं। तो ये आपका फंक्शन है, जैसे आपने 2 नंबरों को ऐड करना है, 2 का पहाड़ा प्रिंट करना है, कोई भी काम करना है, बीप करनी है, ठीक है, किसी और प्रोसेस को सिग्नल करना है, तो आप
आपने अपनी कोडिंग इसमें एक फंक्शन की डेफिनेशन की तरह लिख देनी और लिखेंगे 2 बार, एक दफ़ा स्काई के पोस्ट फिक्स के साथ और एक दफ़ा यूनिकोड के पोस्ट फिक्स के साथ। और हेडर फाइल में इसकी प्रोटोटाइप्स थी और यहाँ पे आपने वेरिएबल्स के नाम भी दे दिए। अब क्योंकि ये ग्राफिक्स से ताल्लुक है तो इसने यहाँ पे HDC जो है लिया, जो भी फंक्शन इसे कॉल करेगा HDC पास करेगा, ठीक है, और prect का वेरिएबल देगा और कोई स्ट्रिंग का p स्ट्रिंग जो है वो इसे पास करेगा। लेकिन आपने इसमें अपने फंक्शन पहले तो किताब वाले को चला के देख लेना, अगर हमें ग्राफिक्स से काम नहीं है, इसे एज इट इज़ रन करने के बाद आपने अपनी कोई 10 वेरिएशंस बनानी है, जैसे टेक्स्ट आउट प्रिंट कर दिया आपने, मैसेज बॉक्स प्रिंट कर दिया, कलर चेंज कर दिया, प्रोग्राम को शट डाउन कर दिया, 2 का टेबल कंप्यूट कर लिया, कोई भी लॉजिक आपने, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, 10 नेटिव DLLs आपने प्रोग्राम करना है, एक आपने ये एज इट इज़ चलानी है और 10 आपने दूसरी प्रोग्राम करनी है। तो इसके अंदर अब हमारे पास रह क्या जाएगा कि नेटिव और नॉन नेटिव में फ़र्क क्या होता है और ये प्रैग्मास क्या होते हैं। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में। आपने अभी इसी लैब के टाइम में उठने से पहले इसको रन करना है, लैब के बाद रन करके सक्सेसफुली फिर आप बेशक बाद में, और मैंने आपको 2 हफ्ते दे दिए हैं इन असाइनमेंट्स के लिए सेमेस्टर प्रोजेक्ट की वजह से, तो आपने ये इस थर्सडे नहीं, इससे नेक्स्ट थर्सडे तक टाइमर की भी 5 वेरिएशन मेथड 1 की, 5 मेथड 2 की और 10 नेटिव DLLs आपने प्रोग्राम करके टोटल 20 प्रोग्राम्स आपने मुझे एज अ CP, और इसकी परसेंटेज होगी आपके पास 1, 2 और 3। टाइमर 1 के 1 मार्क्स होंगे, टाइमर 2 की वेरिएशंस के 1 होंगे और DLLs के 1 होंगे, 3 नंबर होंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि अब आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपके मैं अभी इंस्टेंटली WF अपग्रेड कर दूंगा आपकी मैनुअल ग्रेड करके अवार्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है। चीटिंग बेटा बिल्कुल ना करें, मिल के आप पूरी क्लास मिल के बैठें, आपस में पूछें ये कैसे है वो कैसे, प्रोग्राम अपना बनाएं, ठीक है। मकसद नॉलेज जो है एक्विजिशन हमारा प्राइमरी टास्क है, नंबर हमारी सेकेंडरी टास्क है, ठीक है। उसमें भी आपका कंपटीशन है, जो जिस कोर्स में ज़्यादा मेहनत करता है उससे ज़्यादा क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन वो सेकेंडरी टास्क है। प्राइमरी टास्क है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जितना भी आप फेयरली कर सकते हैं आप एक्वायर करें और मार्क्स को अर्न करें, ठीक है। चीटिंग इज़ अ बैड हैबिट। अब आप सीनियर ग्रेड स्टूडेंट हो गए हैं तो काइंडली इसको ना कीजिए। ये आपका रिकॉर्ड है, आप मुझे ईमेल कर रहे हैं, पिछली दफ़ा भी ये गड़बड़ हुई है 3 बच्चों की तरफ से, मैंने उनके नाम नहीं दिए, उनको सुन रहे हैं, मेरी बात समझ आ गई होगी कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो आप बेटा कोई भी बच्चा, आप कलेक्टिव असाइनमेंट है, आप डिस्कस करें, आप किताब से पढ़ें, MSDN से पढ़ें, नेट से पढ़ें, जो आप है कोड आप अपना उसको लिखें, जो आपका लिखने वाला पार्ट है। और DLL काइंडली पूरी ही आपने हैंड कोड करनी है अभी, क्योंकि अभी आपको इसकी प्रैग्मा भी याद नहीं हुए और DLL मेन भी नहीं याद हुआ। जो टाइमर का प्रोग्राम है उसमें टाइमर का पोर्शन हैंड कोड कर लीजिए, और जो जेनेरिक कर्नल की पैरामीटर्स हैं वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 प्रोग्राम्स विद 3 CP मार्क्स, 1 फॉर टाइमर 1, 1 फॉर टाइमर 2, 1 फॉर द DLLs, ये आपने मुझे इस थर्सडे नहीं अगले थर्सडे को 12 बजे तक यू हैव टू ईमेल मी, ठीक है। और आपकी जो है आज की हम अब अटेंडेंस लगा लेते हैं, और ये 3 मार्क्स जो बच्चे आज प्रेजेंट हैं या जो अगले हफ्ते आके वाइवा दे लेंगे उनको मिलेंगे, ठीक है। जो इस हफ्ते नहीं है और अगले हफ्ते नहीं देते उनके 3 में से 0 हो जाएंगे। तो ये अब आपने थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना है। अटेंडेंस मैं अभी मार्क करने लगा हूँ, और ज़फ़र आपने ये नोट कर लेनी है डेट आज की, अपने जो आप लॉग बना रहे हैं शुरू से आखिर तक आपने मुझे लॉग देना है, ठीक है। और वर्दा बेटा मुझे असाइनमेंट्स का अपने पास बनाती जाएंगी और कैंपस पे आकर मुझे वो देंगी लॉग कि किसने लेट जमा कराई थी और किसने टाइम पे कराई थी, और ज़फ़र ने मुझे डेट्स देनी है इनकी। बस ये 2 टास्क हैं आपकी। तो अभी हम अटेंडेंस की तरफ चलते ये हैं। लास्ट वीक की भी है और इस वीक की हुई है ना, टाइमर वाली लास्ट वीक हुई है, टाइमर लास्ट वीक वाली। तो लास्ट वीक की बेटा मैंने मार्क नहीं दी थी, मैंने कहा था खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। मार्क्ड असाइनमेंट मैं इस हफ्ते दे रहा हूँ आज के दिन में। ठीक तो है सर। आज की अटेंडेंस, आज की डेट आपने लिखनी है। आज जो बच्चे एब्सेंट हैं वो मुझे अगले फ्राइडे को, ठीक है, मुझे वाइवा दे सकते हैं और ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी इसमें यह है कि डेट 2 हफ्ते है, तो बच्चों के पास टाइम भी अगले फ्राइडे भी और उससे अगले फ्राइडे भी वो वाइवा दे के मुझे, क्योंकि सबमिशन डेट तक है ना, तो इन 2 हफ्तों में वो अगर मुझे वाइवा दे लेते हैं, यानी आज जो बच्चा प्रेजेंट है इसके बाद जो वाइवा देता है वो सिर्फ जो है ना उसकी मैं आज की प्रेजेंट लगाऊंगा डेफिनेटली।
तो आपने आज की डेट लिखनी है, आज जो प्रेजेंट होंगे उनको और असाइनमेंट भेजेंगे उनको 3 मिलने हैं, जो आज प्रेजेंट नहीं है और अगले 2 हफ्ते वाइवा भी नहीं देता मुझे तो उसकी एब्सेंट लगी रहेगी, उसके 3 नंबर चले जाएंगे, 3% मार्क्स। तो 3% काफ़ी नंबर होते हैं। ये अभी मैं LMS साइन इन कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर हम इसमें अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं एज़ पर आवर प्रैक्टिस। और जो आपको बेटा कल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा तो उसमें ज़ाहिर है सभी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो आपका फॉल्ट नहीं है, कैंपस पे लाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कैंपस का फॉल्ट है। तो वो ना मेरा फॉल्ट है और ना आप लोगों का फॉल्ट है। तो ये अभी अटेंडेंस पे चले जाते हैं और आज है जी 11 जून और ये 10 जून दे रहा है, 11 जून अनचेक ऑल। मैं अब आपसे LMS शेयर कर रहा हूँ। ये कौन साहब हैं जो अचानक रजिस्टर हो गए 436? तो ये एकेडमिक्स वालों पे भी थोड़ा सा उनसे भी डिस्कस करना पड़ेगा कि आप सेमेस्टर के आखिर में किसी सीनियर को अगर बीच में इनरोल कर देते हैं तो उसके पीछे के लेक्चर जो है वो कौन पढ़ के आएगा, अकेड वाले पढ़ के आएंगे या हैव टू डिस्कस दिस विद एकेडमिक्स। और बहरहाल उनके CP तो वैसे ही चले गए, जो भी साहब हैं 16 सेशन के हैं तो मेरे से 2-3 दफ़ा पढ़ चुके होंगे, 16, 17, 18, 19 चौथी दफ़ा आ रहे होंगे फिर डेफिनेटली 3 टाइम्स। तो और इस कोर्स में आपको पास होना पड़ता है, जो जिसने मेहनत की होती है वो उसका निकल जाता है मज़े से, 97 मार्क्स भी आ जाते हैं लोगों के, ठीक है। आपकी जब नाम नहीं याद आ रहा उसका, अभी जो ग्रेजुएट हुआ था आई थिंक इन्हीं की क्लास फेलो थी, 16 सेशन की ही क्लास फेलो थी जिसके 97 मार्क्स से इसमें फीमेल स्टूडेंट के, तो वो भी आ जाते हैं। और अगर आप ना पढ़ें इसमें तो आप फेल भी हो जाते हैं, 8-9 लोग भी इसमें F ग्रेड आ जाता है। सो इट्स अप टू यू कि आप इसमें कितनी मेहनत करते हैं। सो ओके जी, 423 बेटा आप वर्धा हैं? यस सर। ओके 426 426 आप कौन है बेटा? ये नहीं है। आफ्ताब आपका क्या रोल नंबर है? 429। यस सर। ओके उसके बाद हिब्बा खालिद बेटा आपका 408 है। उसके बाद मिसबा आपका क्या रोल नंबर है? मिसबा रीच, ये भी सिर्फ साइन इन है प्रेजेंट। जी बेटा 418 सर। 418 गुड बेटा। मोहम्मद एहसन आपका बेटा क्या है रोल नंबर? 422 सर 422। ओके मोहम्मद गुलाम आपका 412 है। गुलाम जाग रहे हो या सो रहे हो? गुलाम सो रहा है, उसका नहीं लगाते फिर। जो बच्चे जाग रहे हैं उनकी अटेंडेंस लगनी है। 4 to 6 जी 4 to 6 बेटा आपका क्या नाम है? हमना इफ्तिखार। जी हमना। गुलाम मोहिउद्दीन बेटा तुम इसको मैसेज करो, जाग जाए तो मैं इसकी अटेंडेंस लगा दूंगा। मोहम्मद हुसैन बेटा आपका क्या रोल नंबर है? मोहम्मद हुसैन भी। गुलाम जाग गए हो? 412 हो तुम? गुलाम मोहिउद्दीन का 400 हाँ ये गुलाम मोहिउद्दीन ही बोला या 402। अच्छा 412 402 गुलाम। सर हुसैन का 400। अच्छा हुसैन का 402 है। हुसैन खुद बताओ ना बेटा, तुम 412 बताओ। सर 412। तुम्हारी तो लगा दी है। हुसैन अभी सो रहा है, जब हुसैन जागेगा तो इसकी अटेंडेंस लगेगी। मोहम्मद उस्मान तारिक, उस्मान तुम भी नहीं हो? 411 है सर। 411
उस्मान जाग रहा है। और उस्मान के बाद जैन CR। हाँ भाई CR, प्रेजेंट आज तुम, सर। यस हाँ सर, देखा, प्रेजेंट हूँ आज तुम एक्टिव हो। आज CR सर। मैं एक्टिव है। डेली एक्टिव होता हूँ। डेली एक्टिव होते हो? अच्छा। निम्रा जी सर, ताहिर। डेली सर सबसे पहले क्लास ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, आज नहीं तुमने सबसे पहले की, आज 426 ने की है सबसे पहले। निम्रा ताहिर बेटा, आपका रोल नंबर क्या है? निम्रा ताहिर को भी शायद आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा, दानियाल बेटा आपका क्या है रोल नंबर? 402 401 है आप शायद, डैनियल। यस सर। 401। और वो आपका चंदा मामू कौन है, वो नहीं आया आज? वो किसको चांद चांद कहते हो, उस्मान को? यस सर, 411। तुम हो चांद, सही, क्लास का चांद है, 19 का चांद हो तुम। अच्छा जी, दानियाल के बाद शिजा बेटा आपका क्या रोल नंबर है? 427 सर। 427। जफर 428 बेटा। यस सर। अच्छा जी, और जैनब का मैं हर दफ़ा रोल नंबर भूल जाता हूँ, क्योंकि आपका इधर Z से है तो आखिर में नाम होता है और सर मुझे भूल। 417। 417, ओके। अच्छा जी, अभी एक बच्चा मेरा ख्याल है जो सो रहा था वो नहीं जागा, वो कौन सा बच्चा था? सारे ही जागे हैं, ठीक है। चलो भाई, जागते हुए बच्चों 402। अपनी 402। आप कौन है यस। 402? यस सर। हुसैन यस 402। सर। गुलाम तुम तो 412 हो या तुम 402? तुम सर 402 की अटेंडेंस उसका क्यों लगा? माइक इशू है। सर वो ऑनलाइन है लेकिन उसका माइक इशू है। उसको कहो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करे, माइक इशू है तो। ओके सर। हाथ रेज करो, व्हाट्सएप फोन मेरा नीचे पड़ा हुआ है। हाँ भी, मोहम्मद हुसैन रेज योर हैंड। सर मैं उसको मैसेज करता हूँ। नहीं, उसको मेरी आवाज तो जा रही होगी ना, या स्पीकर भी नहीं है उसके, या तुम भी साइन इन करके बैठे हो उसे शायद दूसरे सर। कंप्यूटर से? ऐसा भी हो नो जाता है सर, ना कि मैंने। दोस्त को साइन इन करके बैठना होता है दूसरे कंप्यूटर से। हाँ, कि यार मेरा साइन इन कर देना तुम नो सर, मैंने। वर्चुअल मशीन से, मैं आज जो है देर से उठूंगा, रात को गेम खेलता रहा हूँ। चलो, अब तुम कह रहे हो तो लगा देते हैं मोहम्मद हुसैन की, अगर जो वो है नहीं। ये 436 पता नहीं कौन है। मुझे याद तो आ जाएगा, 16 सेशन को मैं 3-4 दफ़ा पढ़ाई होगी इनको। ओके जी, बाकी सारे बच्चे एब्सेंट हैं। 403, 6, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 24 और 25। और इन बच्चों को अब मुझे वाइवा देना पड़ेगा। वाइवा मैं इतना मुश्किल नहीं लेता हूँ, लेकिन सर जी 24 थी, उसमें क्वेश्चनिंग भी की है। मेरे ख्याल शायद आप नहीं है लेकिन क्लास में थी। 24 कौन है? अच्छा, वो निम्रा, ठीक है। यस। निम्रा गफूर। यस। यस सर, निम्रा, निम्रा कपूर। निम्रा ताहिर ने भी अपना रोल नंबर नहीं बताया, आई थिंक। निम्रा गफूर 424 हैं। और निम्रा ताहिर बेटा, आप, आपसे भी आपका नहीं आया रोल नंबर अभी तक। और उसका 410 है। नहीं, उनको खुद बताना चाहिए ना। वर्दा बेटा, इनको करो मैसेज निम्रा ताहिर को, इनको मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं? एक तो गुलाम ने लगवाई है हुसैन की, हैं अटेंडेंस गुलाम। और सर वो एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी, उसका माइक का इशू है अभी। अच्छा, उसको को हैंड रेज करे फिर, रेज हर हैंड। हाँ, स्पीकर का भी साथ में इशू है बेटा, सिर्फ माइक का नहीं है। अगर उसका हो तो शी कैन रेज हर हैंड। बहरहाल मैं लगा देता हूँ, हुसैन की भी लगा दी है। चलें, 410 है ना निम्रा का?
वर्दा सर 407। 407। तुम रिजवान हो? यस सर। रिजवान आज क्या पढ़ा है? तुम मुझे बताओ शुरू से आखिर तक, फिर तुम्हारी अटेंडेंस लगाऊंगा। बताओ आज क्या पढ़ा है, ऑटोमेटा का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, सारा मुझे समझाओ। सर अभी ज्वाइन किया है। फिर किस चीज़ की अटेंडेंस लगाऊं? सर मैं आपको कल बता दूंगा सर, अभी लेक्चर आपने रिकॉर्ड अपलोड करेंगे तो मैं देख लूँगा सर। अच्छा, तो टाइम पे आया करो ना यार। सर वो नींद नहीं पूरी होती, लाइट बहुत तंग करती है इधर। फिर देख लो 16 सेशन के अभी आ रहे हैं। फिर इस दफ़ा निकला तो तुम ग्रेजुएट होने तक ये कोर्स नहीं पास होना समर में कभी, ये सोच लो। फिर तुम्हें ग्रेजुएट होने के बाद आना पड़ेगा, कोई फिर मसला नहीं जाके सर। निकलेगा। ये अभी देखो 16 सेशन के 2 आ गए। तो अभी पिछले सेमेस्टर, पिछली दफ़ा 12 सेशन में राव अरसलान पास करके गया, 12 सेशन का लड़का 2020 में। ये जो CS362L की लैब थी, तो ये पढ़ के पास होनी है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, सेव सेव। चलें जी, रिजवान तुम असाइनमेंट बनाते हो सारी, मुझे भेजते रहते हो साथ साथ ऑपरेटिंग यस सिस्टम सर। की। यस सर। तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी भेजा है आपने मुझे? यस दूसरी सर। असाइनमेंट 413 लेट के भेजा साथ। था या टाइम में भेजा? क्या सर? लेट हो गए थे आप या टाइमली सर भेजा टाइम आप? पे सेंड किया था। ठीक है, चलो गुड। ओके, और CGPA कितना है आपका? सर ये रहने दें। चलो, क्लास तो यार फैमिली होती है, चलें रहने देते हैं। ये तो सारे आपस में आप लोग फैमिली है ना। अब मुझे वो कई बच्चे व्हाट्सएप पे भी, मैं शुरू में कह रहा था, वो कहते हैं सर क्लास के सामने हमारा वाइवा ना लें, हमें शर्म आती है। तो वो फिर शर्म ना किया करें, आप तो एक फैमिली हैं आपस में। डिफरेंसेस यस अपनी जगह। अपनी क्लास में क्या शर्म है आपकी? अपने 4 साल आपने इकट्ठे ही पढ़ना है, साथ रहना है। तो लेकिन इसमें सर जीपीए नहीं पूछा करते। GPA इज पार्ट ऑफ प्रोफाइल, नॉट द प्रोफाइल इटसेल्फ, ठीक है? ओके सर। तो GPA is one parameter of your personality, not your personality overall, ठीक है ना? तो it depends, तो इस पे शाई नहीं होना चाहिए। 2.4 बड्डी 2.5 भी बता है दो तो आप यार, फख्र से बताया करें कि ये मेरी CGPA, ठीक है? रिजवान तो भाई बता दो। नहीं चले, कोई नहीं, अस्सलाम अभी रहने वालेकुम देते। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी ना मतलब माइक थोड़ा इशू कर रहा था तो इसलिए मेरी अटेंडेंस रह गई थी, तो मैं क्लास में ही थी सर। बेटा मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी है। 410 है ना आप? यस सर। जी, आपकी अटेंडेंस लगा दी है। और आज इसलिए थोड़ा सा मैं टची हो रहा था अटेंडेंस में, क्योंकि 3 नंबर की CP दी है। तो इसी ठीक है वजह सर। से मैं सारे स्टूडेंट्स को कह रहा था कि वो अपनी अटेंडेंस मेक श्योर कर लें। जिन बच्चों की रह गई है, आप उन्हें मैसेज दे दीजिएगा अपने दोस्तों को कि काइंडली अगले जुम्मे या उससे अगले फ्राइडे 2 वीक्स में आके करा सकते हैं। 3% काफ़ी नंबर होते हैं, तो वो आप लूज़ ना करें। तो ठीक है बेटा, क्लास को यहाँ पे एंड थैंक करते यू हैं। सर। वेलकम बेटा। तो माशाल्लाह आपने तमास्कैल का कॉन्फ्रेंस पेपर भी सुन लिया और आपको वो समझ भी आ गया, क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन नहीं की, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वो सारा समझ आ गया। तो मंडे को भी मैंने वेटरी ट्रांसड्यूसर्स का बताया था और आज भी, तो आप इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मंडे के दिन मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।